आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं सचिन। लेकर आया हूं देश का सवाल। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। क्या इस बार मोदी 3.0 के आगे अग्निपथ 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 यही रहने वाला है? क्योंकि जाहिर सी बात है, गठबंधन की सरकार है, सभी को खुश करना है। अब इसी बातें सामने आने लगी है, सबकी अपनी मांग होगी, सबको साथ लेकर चलना है तो सबको खुश भी रखना पड़ेगा। 9 जून की शाम 6 बजे तय हो गई है कि जब वो शपथ लेंगे, लेकिन तीसरे कार्यकाल में चुनौतियां बहुत ज्यादा होंगी। सबसे बड़ी चुनौती तो सहयोगियों को साथ लेकर चलने की होगी, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा, जादुई आंकड़ा अकेले तो है नहीं बीजेपी के पास। सहयोगियों के साथ सरकार बननी है, तो ऐसे में उनको खुश रखना जरूरी है। अब खुश कैसे रखेंगे साहब? मंत्री पद, कैबिनेट मिनिस्ट्रीज, एमओएस। शपथ से पहले ही सहयोगियों ने अपनी डिमांड रख दी है। जेडीयू ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग पहले ही कर दी है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि नीतीश कुमार ने केंद्र से कह दिया है कि 4 कैबिनेट मिनिस्ट्रीज चाहिए और 1 एमओएस। वही सूत्रों के हवाले से भी खबर है कि चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी ने स्पीकर समेत 4 से 5 मंत्रालयों की डिमांड कर दी है। कुल मिलाकर के दोनों के पास अगर जोड़ दे तो 28 सांसद हैं। ऐसे में सवाल है कि नरेंद्र मोदी सबको खुश कैसे करेंगे और तीसरे कार्यकाल में उनके सामने क्या क्या चुनौतियां हैं। आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ होंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। चुनावी नतीजों के बाद सियासी गलियारे का तापमान चढ़ने लगा। सरकार बनाने के लिए बैठकों का दौर शुरू हो गया। पहले बीजेपी के बड़े नेताओं की बैठक हुई, इसके बाद दिल्ली में पीएम आवास पर सभी बड़े नेता जुटे, जहां सबकी सहमति से तय हो गया कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी ही देश की बागडोर संभालेंगे। 9 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन तीसरी बार चुनौतियों की भरमार होगी, क्योंकि बीजेपी के पास बहुमत नहीं है। वो सहयोगियों के साथ सरकार बनाने जा रही है और सहयोगी दलों ने डिमांड की बड़ी लिस्ट तैयार कर रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी ने स्पीकर पद समेत शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्त, कृषि, ट्रांसपोर्ट, ग्रामीण विकास, जल शक्ति जैसे बड़े मंत्रालय की मांग की है। वहीं एकनाथ शिंदे की शिवसेना खुलकर कुछ नहीं कह रही। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर है कि वो कॉरपोरेट, उद्योग, शहरी विकास, ट्रांसपोर्ट में राज्य मंत्री पद की मांग कर सकती है। इसके अलावा नीतीश कुमार जेडीयू के खाते पर बीजेपी से उद्योग, कॉरपोरेट, सामाजिक न्याय, वित्त, स्वास्थ्य, रक्षा, रेलवे, आवास और शहरी मंत्रालय मांग सकते हैं। ऐसा विभाग निश्चित रूप से केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ध्यान रहेगा। तो ऐसे विभाग जो बिहार के विकास को बढ़ाने में सहायक होगा, वो निश्चित रूप से उम्मीद तो बिहार की जनता भी करती है। सबको खुश रखना बीजेपी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि सभी सहयोगियों की नजर बड़े मंत्रालय पर है और इनके सहयोग के बगैर सरकार चलाना भी मुश्किल है। यही वजह है कि इंडी गठबंधन के नेताओं ने सरकार को लेकर भविष्यवाणी शुरू कर दी। देखिए, मैं बार बार कहता हूं, मोदी जी की सरकार नहीं बनेगी और बनी तो नहीं टिकेगी। जहां तक सरकार बनने का ना बनने का है, सरकारें बना करती हैं, सरकारें गिरा करती हैं। सरकार में बहुमत नहीं हो तो बहुत लोगों को खुश कर करके सरकार बनानी होती है। मुझे लगता है ये खुश करने की जो कदम चल रहे हैं, खुश करने के लिए जो फैसले हो रहे हैं, और सब गिनती का सवाल होता है। सरकारें जब खुश करके बनाई जाती हैं तो कोई और खुश कर देगा तो उधर चले जाते हैं लोग। एक ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया जा रहा है जो जनता द्वारा पूरी तरह रिजेक्टेड है। ये मैं मानता हूं कि एनडीए और बीजेपी का ही रिजेक्शन नहीं है। चुनाव जब हो रहा था तो वो नहीं कह रहे थे भाजपा ने ये किया या एनडीए ने किया, उनका ये मोदी ने ये किया, ये मोदी की गारंटी है, और मोदी की गारंटी और मोदी दोनों फेल कर दिए गए। तो जनता के एक रिजेक्टेड चेहरे को प्रधानमंत्री जब बनाएंगे आप, तो ज्यादा सरकार की लंबी उम्र नहीं होगी। इंडी गठबंधन के इन दावों का क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एनडीए के नेता दावा कर रहे हैं कि वो नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं
पूरे 5 साल सरकार चलेगी। और चिराग पासवान ने तो इतना तक कह दिया कि वो कोई डिमांड भी नहीं करेंगे। कौन अब सरकार में आता है, नहीं आता है, कौन मंत्री बनता है, नहीं बनता है, ये किसी भी घटक दल की प्राथमिकताओं में नहीं है। मैं कई बार मीडिया चैनल पे सुनता हूं कि इसने ये मांग की, वो मांग की, किसी ने नहीं। कल एनडीए की बैठक में सिर्फ हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को पुनः स्वीकारते हुए औपचारिकता हम लोगों ने निभाई है। इन दावों और वादों के बीच अब नरेंद्र मोदी 9 जून की शाम 6 बजे लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। लेकिन सवाल है कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में कितनी चुनौतियां होंगी, और सवाल ये भी कि सहयोगी सरकार बनवाएंगे, बदले में क्या पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो अभी चुनौतियों की बात होने लगी है, शपथ ग्रहण होगा यहां पर 9 तारीख को। ऐसे में देश का सवाल इन बड़े सवालों के साथ कि मोदी 3.0 में मंत्री पद के लिए फॉर्मूला फिर क्या होगा। दूसरा बड़ा सवाल कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में चुनौतियां कितनी बड़ी होंगी। तीसरा बड़ा सवाल, नीतीश नायडू सरकार बनवाएंगे, बदले में क्या पाएंगे। पहले भी हमने देखा है कि एनडीए का पार्ट रह चुके हैं, उससे पहले भी हमने देखा चंद्रबाबू नायडू भी जो है वो उनकी पार्टी के पास मिनिस्ट्रीज रह चुकी है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि कितना कॉम्प्रोमाइज़ होता है, कितना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है, कैसे खुश किया जाता है, कैसे खुश नहीं किया जाता है। अभी से क्योंकि बातें सामने आने लगी हैं। विजय शर्मा है बीजेपी के प्रवक्ता, सारिका सिंह है हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता, परिमल कुमार है हमारे साथ जेडीयू से, जितेंद्र तिवारी हैं सीनियर जर्नलिस्ट, और हमारे साथ संजीव उनियाल हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। सारिका जी, मैं आपसे ही शुरू करना चाहता हूं क्योंकि कुछ ही देर में राहुल गांधी की पीसी भी शुरू होने वाली है। एक बड़ा अच्छा नंबर विपक्ष के पास भी है, वो बैठ रहा है। लेकिन ये अलग बात है कि हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि सबको खुश रखना है, शपथ ग्रहण का वक्त तय हो गया है, लेकिन अभी से ही कैसे ये कयास लगाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से, ये कैसे कहा जा रहा है, जैसे अभी अखिलेश भी कह रहे थे कि सबको खुश करने वाली सरकार जब होती है, जब बहुमत नहीं होता है, तो वह ज़्यादा दिन की नहीं होती है। क्या सच में कुछ ऐसी संभावनाओं के साथ आप देख रहे हैं सरकार को बनते हुए, या आप देख रहे हैं कि एक विपक्ष, एक मजबूत विपक्ष के साथ सरकार जो है वो सामने आ रही है? जी, सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मनोज जी मेरा नमस्कार, आपको भी मेरा नमस्कार। देखिए, ये चीज जो आप कह रहे हैं, अभी रिपोर्ट में आप ही दिखा रहे थे कि आत्ममुग्धता से भरे हुए मोदी, जिन्होंने पूरा चुनाव, और हम ये कह सकते हैं कि पूरे 10 साल उन्होंने सिर्फ मोदी के नाम पर ही इस देश को चलाया है। एक तानाशाह सरकार उन्होंने इस देश को पिछले 10 साल में दी है, जिसमें उनके खुद के मंत्रियों को नहीं सुना गया, किसी राज्य की जो न्याय संगत बात है उसको भी उन्होंने पूरी तवज्जो नहीं दी। सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों ने अपने मनमर्जी से इस देश के अंदर सारी नीतियां, लोगों के हितों को ध्यान में नजरअंदाज करते हुए, चाहे वो अग्निवीर हो, चाहे 3 काले कानून हो, चाहे और भी तमाम तरीके के जो निर्णय उन्होंने लिए, तो वो निर्णय ना कहीं उन पर किसी तरीके का कोई विस्तृत डिस्कशन हुआ। तो लोकतांत्रिक प्रणाली को एक तरीके से पूरे ताप पर रख करके उन्होंने ये 10 साल चलाए। फिर उसके बाद में हम आते हैं 2024 के चुनाव पे। आप देखिए कि जितने दिन ये चुनाव चला, उसमें लगातार सिर्फ और सिर्फ तकरीबन मैं कुछ चैनल्स पर सुन रही थी, और 67 टाइम्स मोदी की गारंटी नाम का उपयोग किया गया कि आप मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी है। तो मोदी की गारंटी पर जब ये चुनाव बीजेपी ने लड़ा, तो आप देखिए कि उनको बहुमत का आंकड़ा नहीं मिला। तो निश्चित रूप से ये स्पष्ट रूप से मोदी का रिजेक्शन है। इस देश की जनता दोबारा से मोदी को प्रधानमंत्री नहीं देखना चाहती है। लेकिन फिर भी एनडीए को देखते हुए, जो आंकड़ों को देखते हुए, अगर वो सरकार बनाते भी हैं तो निश्चित रूप से उन्हें, जैसा कि हम देख रहे हैं नीतीश जी से और चंद्रबाबू नायडू से, समर्थन के बगैर ये सरकार बन नहीं सकती। अब जब बात आप ये करते हैं कि समर्थन लेकर के और दूसरे इस तरीके से बिल्कुल एज पॉइंट पर जाकर के अगर आप सरकार बनाएंगे और सरकार चलाएंगे, तो निश्चित रूप से जितने इस हिंदुस्तान के सारे स्टेट्स हैं, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश से आएंगे, नीतीश बाबू बिहार से आएंगे, तो निश्चित रूप से अगर हम ऐसी परिस्थिति में देखते हैं तो सारे स्टेट्स के साथ में एक न्याय हो पाना
मुझे नहीं लगता कि ऐसी परिस्थिति में ये संभव हो पाएगा, क्योंकि जो आप जिस सरकार को आप बनाने जा रहे हैं और उसमें उसकी आपकी अहम भागीदारी है, तो निश्चित रूप से वो अपने सरकार, अपने स्टेट के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ ऐसी डिमांड्स रखेंगे जो न्यायसंगत भी है मांगा, क्योंकि जब उनके बल पर सरकार बन रही है तो उनका स्वार्थी होना और अपने लोगों के लिए कुछ ज्यादा मांगना ये कोई बहुत अतिशयोक्तिपूर्ण बात नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में मुझे ये लगता नहीं है कि ये एक बहुत ही पूरे देश के सारे स्टेट्स के सारे लोगों के साथ न्याय करने वाली सरकार बन पाएगी। दूसरी बात कि जब आप ऐसे बिल्कुल विकट परिस्थिति के अंदर आप सरकार बना रहे हैं तो ये सरकार कितनी स्थिर हो पाएगी, कितने दिन चल पाएगी, इसके बारे में एक बहुत बड़ा संशय की स्थिति आज से विजय जी अभी से कयास है। देखिए सारिका पहले से कह रही हैं, सारिका पहले से कह रही हैं और ये तमाम जितने विपक्षी दल है वो पहले से कहने लगे। अखिलेश जी भी कह रहे थे, वो कह रहे आपको आदत है पूर्ण बहुमत की सरकार चलाने की, खुश नहीं रख पाएंगे, ज्यादा देर चला नहीं पाएंगे। देखिए सारिका जी को मैं जवाब देना चाहता हूँ। सारिका जी से ये पूछिए वाजपेयी जी की सरकार कैसे चलती थी। 2014 में हमारे साथ चंद्रबाबू नायडू जी भी थे और नीतीश जी भी थे। देश की जनता को जवाब दीजिए, सारिका को जवाब देने के आप जी। सवाल बहुत बड़ा था कि चुनौतियां बहुत बड़ी होंगी। यहाँ तो एक बहुत बड़ी चुनौती और बहुत बड़ा चैलेंज और एक बहुत बड़ा खुलासा राहुल गांधी ने पहले खड़ा कर दिया। देखिए देश जो है वो राहुल गांधी जी को सीरियस नहीं लेता है। राहुल गांधी जी ने बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था राफेल का, उसका क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट से। राहुल गांधी जी ने यही बनाया था, अडानी जी के ऊपर पहले आरोप लगाए थे, जो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हुई वहां कुछ नहीं मिला। राहुल गांधी जी आए दिन एक सनसनी फैलाते हैं और फिर चुप चले जाते हैं, आरोप लगाओ और भाग जाओ। तो आप मुझे बताइए शेयर मार्केट के ऊपर किसका नियंत्रण है? आप आम आदमी को कैसे प्रेरित कर सकते हो कि आप खरीदिए? ये तो देश में अगर 35,000 से 75,000 पे शेयर मार्केट दौड़ती है तो ये तो देश का पूरा देश आकलन कर रहा है कि देखो शेयर मार्केट कहाँ चलेगी, हमारा डॉलर कहाँ है, हमारा पेट्रोल कहाँ है, ये सारे मुद्दे वो थे। हमारा फॉरेन रिजर्व कितना है, अब कितना हो गया है, तो ये डिस्कस होते हैं। जाहिर सी बात है, इससे पहले भी हमने देखा है कि मतलब सिर्फ चीज़ों को बताना और भग जाना ये बहुत अच्छे से आता है। मतलब इसके पीछे क्या कुछ तथ्यात्मक चीज़ें थी, शेयर मार्केट चलता कैसे है, बुल्स एंड बेल्स होते क्या, तमाम चीज़ें होती हैं। खैर उसके बारे में डिस्कस नहीं किया। मैं अपनी वापस उसी खबर पे आता हूँ। उनियाल साहब मैं आपको लेकर के आता हूँ, संजीव जी, क्योंकि यहाँ पर मैं वापस आता हूँ मैं सारिका जी आपके पास आता हूँ, क्योंकि मैं डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि इसके अभी तथ्य, क्योंकि राहुल गांधी ने सिर्फ एक स्लाइड दिखा दी और नाम ले दिया उद्योगपतियों का, जिन उद्योगपतियों की इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा कांग्रेस शासित राज्यों में भी है। मैं उसमें नहीं जाना चाहता, मैम, मैं उसमें जाना ही नहीं चाहता। अच्छा ठीक है, बोलिए, हाँ क्या कहेंगे? मैं विजय जी की बात, देखिए सबसे पहले तो जो बीजेपी की तरह से जैसे पहले नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस देश की जनता का अपमान करते थे, उनको नीचा दिखाने का काम करते थे, अब बीजेपी के प्रवक्ता भी करने लग गए हैं। इन्होंने, विजय जी ने अभी कहा कि राहुल गांधी को देश की जनता सीरियसली नहीं लेती, तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि वो जो 2 संसदीय क्षेत्रों से 4 लाख से अधिक मतों से जीते, क्या वहां की जनता मूर्ख है या वहां की जनता इस योग्य नहीं है कि उनमें विवेक नहीं है कि किसको चुने? आप जो 10 साल से प्रधानमंत्री हैं इस देश के, वो 1.5 लाख वोटों से एक संसदीय क्षेत्र से मुश्किल से जीते हैं। तो इस तरीके की बातें करना तो मैम 99 सीट जीत कर आई पार्टी कैसे 240 मुझे ये नहीं मैम, 99 सीट जीत कर आई पार्टी वाला सांसद कैसे आके तर आ सकता है? मैम उसको कैसे जस्टिफाई कर देगी? मैम एक सेकंड, संजीव उनियाल बाकी है, एक सेकंड, मैम एक सेकंड, मैं कैसे जस्टिफाई कर दूं? एक सेकंड, संजीव उनियाल नहीं, सारिका जी बीच में नहीं, सारिका जी बीच में नहीं, परिमल जी बीच में नहीं, संजीव उनियाल सिर्फ, मतलब 99 सीट वाला सांसद कुछ भी कह के भग लेता है और 240 सीटें या 292 सीटों के साथ खड़े हो और उनको कह रहे हैं कि ये नहीं देंगे, वो नहीं देंगे, और कोई जांच नहीं, कोई कुछ नहीं, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट अपने राज्यों में। संजीव उनियाल जी, मुझे लगता है राहुल गांधी वही है जो 50 इलेक्शन अब तक हार चुके हैं देश में,
2014 में इनके नेतृत्व में इलेक्शन हारे, 2019 में हारे, 2024 में इलेक्शन हारे। हाँ ठीक है, वो जानती है जनता। हाँ ठीक है, वो जानती है, जनता जानती है, जनता जानती है। संजीव उनियाल, हाँ ठीक है, जानती है। अरे वो जानती है ना भाई। 40 सीट 100 सीटों के लिए तरस रही है। आज 10 साल से 100 सीटों के लिए तरस रही है। वो पार्टी के लोग ये बोल रहे हैं और फिर हम पर आरोप ठीक है, उनका लगाते हैं। कमेंट नहीं हुआ। संजीव उनियाल, एक सेकंड संजीव उनियाल। सचिन मुझे लगता है कि बहुत अच्छे टाइम है कि लगातार 10 सालों तक जिस सरकार ने गवर्न किया उसको दोबारा से तीसरी बार एक बार फिर से भारत की जनता ने मौका दिया। बहुत बड़ी अचीवमेंट है, हिस्टोरिकल है, ऐतिहासिक है। जवाहरलाल नेहरू जी के बाद अगर कोई व्यक्ति तीसरी बार मनोनीत किया जा रहा है और दुनिया के एक बहुत बड़े ग्लोब पर जहां पर उसका वर्चस्व लहरा रहा है, उसका परचम लहरा रहा है देश का, उसका क्रेडिट जो है सीधा साधा नरेंद्र मोदी को जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी इस टाइम वास्तव में बधाई की पात्र है कि उन्होंने 33 या 34 करोड़ कार्यकर्ताओं का निर्माण करने के बाद ये स्थापित कर दिया कि वो तीसरी बार हिस्टोरिकल एक ऐसे अध्याय को नए तरीके से निर्माण करने के लिए आज के युग में आ चुके हैं। तो उनको बधाई। दूसरी बात ये राहुल गांधी की जहां तक बात है, जब जो बच्चा लगभग फेल होने वाला होता है, जिसको 33% 33% के भी चांस नहीं होते, वो गलती से 40% 45% मार्क्स ले आता है तो ओवर इंथुजियास्टिक हो जाता है और कैमरों के सामने खड़ा होकर अनारगल कोई ना कोई बात करने के लिए, अपने को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाने के लिए कोई ना कोई ऐसा विषय लाता है, पर भूल जाता है खून की दलाली, राफेल और जाने कितनी बार सुप्रीम कोर्ट से फटकार खाने के बाद, माफी मांगने के बाद आपको जो है वो यू टर्न लेना पड़ा। ये वही राहुल गांधी है। तो भारतीय जनता पार्टी को मुझे लगता है कि इस टाइम क्लैरिफिकेशन नहीं देनी चाहिए, क्योंकि भारतवर्ष को 3C इकोनॉमी बनना है, क्योंकि भारतवर्ष को आज दुनिया की सबसे बड़ी स्पीड पे चलने वाली जंबो जेट की तरह इकोनॉमी के लिए और बहुत सारे प्रोग्रेस करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सारे काम अधूरे पड़े हुए हैं, उन पर ध्यान देना चाहिए, ना कि राहुल गांधी की इन अनारगल बातों पे। तो ये अपने आप में मुझे लगता है कि टाइम ऑफ वेस्टेज है सिर्फ, और हमें भी एक पत्रकार होने के नाते सचिन बहुत ज्यादा इन बातों पर बहुत तवज्जो नहीं देनी चाहिए, क्योंकि देश एक ऐसे काल से निकल रहा है जब आप विकसित देश से आप जो है कंप्लीट विकासशील देश बनने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी नहीं। कोई आरबीआई की पीसी थोड़ा ना थी कि गवर्नर ने पीसी कर दी, कोई फाइनेंस मिनिस्ट्री की पीसी थोड़ा ना थी जो लकीर का फकीर हो गया। मतलब जाहिर सी बात है, अब आगे जो चुनौतियां हैं उस पर हम बात कर रहे थे। तो विजय जी, अब मैं उसी से जोड़ देता हूँ, इस तरीके की आगे और बहुत सारी हर्डल्स आएंगी और बीच में बहुत कीले भी लटकाई जाएंगी कि आपके राह में चलते हुए। और अभी से कहना शुरू कर दिया है, अभी से कहना शुरू कर दिया है कि मोदी जी को आदत नहीं है। तो कैसे निपटिएगा विजय जी? एक कमेंट आपका, फिर सारिका जी जवाब देंगे। इसका जवाब मैं भी दूंगा एक बार। देखिए ऐसा है कि अब मोदी जी जो है वो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता है और ये धूल उड़ाने का काम करते हैं, क्योंकि झूठे आरोप लगाते हैं। इनके पास ना कोई नीति है ना नियत है, और देश की जनता ने इनको एक तीसरी बार फिर नकार दिया। वो पार्टी जो पार्टी 70 साल से रूलिंग पार्टी थी, मैं इनको बताना चाहता हूँ सारिका जी को कि आपके नेहरू जी भी 3 बार तब बने थे जब आपके सामने कोई पार्टी नहीं थी, सिर्फ जनसंघ हुआ करती थी, नाम मात्र की पार्टी। आज तो कितनी क्षेत्रीय पार्टी है, कितनी नेशनल पार्टी है, उसके बावजूद हम तीसरी बार आ रहे हैं। तो आप जो है नेहरू, आज साउथ में हम देखो कितना मजबूत हो गए हैं, हमारा केरला में खाता खुल गया है। तो किस तरह से हमारी पार्टी कितना अच्छा कर रही है, ये क्रेडिट देने के बजाय जो जनता जनार्दन ने जो हमारे ऊपर विश्वास जताया, आशीर्वाद दिया है, उसको डिस्क्रेडिट करना चाहते हैं। ये जनता का अपमान करना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो गरीबी का भी मजाक उड़ाते थे कि माइंड सेट है गरीबी। तो मैं ये बताता हूँ कि आप कोई बात करो, ऐसी बात करो जिसमें दम हो, तथ्य के आधार पे बात कीजिए। आप झूठे प्रधानमंत्री के ऊपर सीधा आरोप लगा दीजिए। आप बताइए, आप उनको गाली देते हो, पर्सनल अटैक करते हो, दुनिया भर के करते हो, सुप्रीम कोर्ट 2 मिनट में भाग जाते हो। आपको मिला क्या 10 साल में? आप मुझे बताइए। आप खुद बेल के ऊपर हो, आपकी सारी पार्टी भ्रष्टाचार के ऊपर है, आप एक परिवारवादी पार्टी से बिलोंग करते हो। आपकी आप कोई सोच सकता है क्या किसी तरह की कोई भी, राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी, नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, संजीव, वो अपना ठीक है, उनके भाई जो है, जवाब दीजिए, सारे के जवाब दीजिए।
जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं मनोज जी ये पूछना चाहूंगी कि एक पत्रकार अभी मेरे स्क्रीन पर मैं उनका सचिन नाम नहीं अरोड़ा आ रहा है, हूँ, जो अब खत्म होने का हाँ डिबेट इसलिए मैंने सचिन अरोड़ा जी, मुझे तो बिल्कुल ये लग रहा था कि आप पत्रकार ना होकर के बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जानकर अच्छा। खुशी हुई कि आप पत्रकार हैं। अच्छा जिस तरीके की बात आप कह रहे हैं कि देश विकास से निकल के विकसित हो गया है, 80 करोड़ लोगों को जहां पर आप फ्री राशन दे रहे हो, क्या वो कौन से पैरामीटर्स पर वो विकसित देश की श्रेणी में आ गया है? कृपया मुझे बता दीजिए, कृपया वो मुझे जब आपकी गवर्नमेंट ये कह रही है, देखिए बीच में मत बोलिए प्लीज, मैं सुन रही थी, प्लीज परिमल जी आप बीच में नहीं बोलिए। आप 80 करोड़ लोगों को जब दे रहे हैं, जब आप फ्री राशन दे रहे हैं, ये झूठ का ढिंढोरा पीटना बंद करिए, ये झूठ का ढिंढोरा पीटना बंद करिए। और रही बात राहुल गांधी जी की, तो वो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और उनको पता है कि देश के कौन से मुद्दे इस देश के जनता के लिए और इस देश की जनता के किसके मुद्दे हैं। जबरदस्ती जो और इस एडमिशन मिला देश था, के एक नागरिक होने के नाते उनको ऑक्सफोर्ड पूरा अधिकार है कि वो इस एक देश छोटी की जनता मोटी को अमेरिका की इस बात यूनिवर्सिटी से से पढ़े हुए। क्या आप जाहिर करना चाहते हैं कि अगर उनकी पार्टी 1999 अगर उनको आई है तो क्या वो देश की जनता के बारे में सोचना बंद कर दें? और आपको 240 आए हैं तो आप अग्निवीर थोपना शुरू कर दें, आप नोटबंदी थोपना शुरू कर दें। इस देश के लोगों को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। और देखिए मोदी वाला की सारी मूवी जो है उस पर इनको माफी मांगनी पड़ी। आप देखिए सावरकर वाली बात पर इनको माफी मांगनी पड़ी। पैन वाले मामले में माफी मांगनी पड़ी, चैनल को इंटरव्यू देकर के फिर माफी अगर मांगनी देश का पड़ेगी। प्रधानमंत्री ये कहता है कि आप इसमें शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करिए, तो निश्चित रूप से उस पर सवाल उठता है, उसका जवाब देना चाहिए। आप क्यों जवाब से डरते हैं? अथॉरिटी क्या है? सही है तो आप जवाब से क्यों डरते हैं? तो अथॉरिटी क्या है? सही है तो आप जवाब अथॉरिटी किस चीज की है? क्योंकि वायनाड से जीता हुआ सांसद कह रहा है बस इसलिए अथॉरिटी है। संजीव उनियाल, मैं इसमें आना नहीं चाहता था, ठीक है। सचिन काफी हद तक ठीक कह रही है। 100% इस पॉलिटिकल पार्टी ने अंगड़ाई ली है, इस संविधान पार्टी में मुझे खड़ी भी है, सवाल पूछने क्या का जो अधिकार पार्टी है। बिल्कुल बैठ चुकी थी, जो पार्टी बिल्कुल बैठ चुकी थी वो अंगड़ाई लेके खड़ी हुई है। और अनडाउटेडली अगर जब हारने का श्रेय राहुल गांधी को जाता है तो आज जो थोड़ी बहुत पार्टी खड़ी हुई है उसका श्रेय भी राहुल गांधी को ही जाना चाहिए। परंतु अब राहुल गांधी को एक मैच्योर नेता के नाते, एक परिपक्व नेता के नाते और एक ऐसे परिवार के नाते जिस परिवार से बिलोंग करते हैं, जहां पर कि नेहरू जैसे कद के लोग हैं, जहां पर कि इंदिरा गांधी जैसे कद के लोग हैं, उस कद तक पहुंचने के लिए काफी और मुशक्कत करनी पड़ेगी। आप अनारगल किसी पर टिप्पणी कर भाग नहीं सकते। आपने कम से कम 13 बार, अभी मैं देख रहा था सचिन, आपने सुप्रीम कोर्ट के सामने माफी मांगी है, आपने यू टर्न लिया है। तो आप इस चीज को कभी ना भूलें कि आप एक अच्छे अपोजिशन के नाते देश के सामने आए संजीव जी मुझे और एक बात देश को आगे बढ़ाने में मदद मैं उन स्टेट्स का नाम नहीं लेना चाहता, भाई तमाम कांग्रेस शासित स्टेट में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट उन्हीं उद्योगपतियों की है जिनका नाम लेते हैं। मतलब हद होती है हिपोक्रेसी की, मतलब कोई हद होती है। और ये कहते हैं जवाब दे, भाई क्या अथॉरिटी क्या है? वायनाड से जीत के बस ये अथॉरिटी है? आरबीआई के गवर्नर हो, कोई फाइनेंस मिनिस्ट्री में कुछ हो, जवाब दो क्यों जवाब दो? वक्त इतना ही है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, वक्त इतना ही है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। देश का सवाल में इतना ही, छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।